हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट। इस चैप्टर में हमें लाइट के दो फिनोमेनास के बारे में डिस्कस करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा, मींस लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, साथ ही साथ जो हमारा प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन शो होता है, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो है स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। तो अब हम एक एक करके दोनों मिरर की रिफ्लेक्शंस के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल और फोकस के बीच पे रखते हैं तो हमारी इमेज किस तरीके से बनती है। यानी यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस करके उनकी इमेज को देखेंगे कि वो जो इमेज बनेगी वो हमें कहाँ पर मिरर पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हर एक जगह हम लाइट की प्रॉपर्टीज और जो बेसिक रूल्स हैं उनको यूज करते हुए चलेंगे। इस वजह से यहाँ पर हम अपने प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं। तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले बेसिक से शुरुआत की थी, यानी लाइट की प्रॉपर्टीज से हमने वहां पे बात की थी। तो लाइट की प्रॉपर्टीज में हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी देखने को मिली थी लाइट के अंदर। लाइट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या थी कि जो लाइट है उसकी स्पीड की, देखो जो लाइट है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि उसको किसी भी तरीके की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ जो हमारी लाइट है कि वो डुअल नेचर को शो करती है, यानी वो वेव की तरह भी परफॉर्म करेगी और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर को भी शो करेगी। लाइट की जो वैक्यूम में स्पीड होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो फोटॉन्स से मिलके बनी होती है। अगर सिंगल फोटॉन्स हमारे सिंगल लाइन की फॉर्म में कंस्टिट्यूट होते हैं तो उसको हम लाइट रे बोलते हैं। और बहुत सारी लाइट रेज मिलके किसकी फॉर्मेशन करती है, बीम की फॉर्मेशन करती है। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो लाइट है वो शेडो कास्ट करती है, यानी लाइट की वजह से हमें शेडो देखने को मिलती है। और जो लाइट है अगर वो किसी भी सरफेस पे पड़ेगी, एक अनदर प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइट है वो कौन से मोशन को शो करती है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो वहां पे हमें तीन फिनोमिना देखने को मिलती हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन का, एक होता है रिफ्रैक्शन का, और लास्ट हमारे पास इसमें है एब्जॉर्प्शन का। अब ये दो तीनों चीजें हैं क्या, देखो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, लाइट आएगी और उसी मीडियम में बाउंस बैक होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी देखो एक हमारे पास अगर प्लेन सरफेस है, उस सरफेस पे लाइट रे आई तो उसी यहाँ से टकरा के रिटर्न हो गई, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर लाइट आएगी और मीडियम चेंज करके दूसरे मीडियम में जाएगी उसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और लाइट आई और उसी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसे बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। इसी के साथ साथ हमने प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन देखा कि प्लेन मिरर के अंदर किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। जब हमारा प्लेन मिरर पे इमेज बन रही थी तो वो हमेशा कैसी होगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतनी ही हमारी क्या होगी, इमेज की हाइट होगी। सेम डिस्टेंस पर होगी, जितनी दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा प्लेन मिरर से उतनी ही दूरी पे हमें इमेज की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है प्लेन मिरर में, मतलब कि अगर कोई पर्सन प्लेन मिरर के आगे अपने राइट हैंड को उठाता है तो वो हमें मिरर के अंदर कौन सा हैंड देखने को मिलता है, लेफ्ट हैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन की वहां पे हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में बात किया था कि जो एम्बुलेंस का सिंबल होता है वो अपोजिट क्यों होता है, रिवर्स फॉर्म में क्यों लिखा होता है, ताकि अगर कोई पीछे से आ रहा व्हीकल उसकी इमेज को अपने शीशे में देखे तो वो उसे स्ट्रेट दिखाई दे, उसे सीधे एम्बुलेंस पढ़ने में आए और वो एम्बुलेंस के लिए रास्ता दे सके। तो ये होता है एम्बुलेंस को अपोजिट लिखा रहने का रीजन। अब जो प्लेन मिरर में हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या थी,
तो हमने वहां पे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में भी डिफरेंस देखा। अभी हम जब इमेज की फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो हमें ये दोनों इमेज क्लियर होनी चाहिए। तो रियल इमेज कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज हमारी वो इमेज होती है जो एक्चुअली में लाइट रेज के मिलने से बने, और वर्चुअली इमेज हमारी ऐसी इमेज होती है जिसमें हम लाइट रेज को मीट कराते हैं, यानी इसमें लाइट रेज मीट नहीं होंगी लेकिन हम इसको मीट कराएंगे, तो उसकी वजह से हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज हमेशा कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, और वर्चुअल हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट। इन्वर्टेड मतलब उल्टी और इरेक्ट मतलब सीधी। इसी के साथ साथ जो हमारी रियल इमेज है वो कौन से मिरर में देखने को मिलती है? वो हमें कॉनकेव मिरर के अंदर देखने को मिलेगी, और वर्चुअल इमेज हमें प्लेन मिरर और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखने को मिलेगी। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है? तो देखो, जो हमारा स्फेरिकल मिरर है उसके टू टाइप्स हैं, दो तरीके के हैं। एक है हमारे पास इसमें कॉनकेव मिरर, और दूसरा है हमारे पास इसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लाइट रेज है वो आपस में आके क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं। कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारी इमेज है, ओ सॉरी, जो लाइट रेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्स हो जाएंगी। एंड वन ऑफ द मोस्ट, कॉनकेव में इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। और वही जो हमारा कॉन्वेक्स है उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो होगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी के साथ हमने स्फेरिकल मिरर के कुछ स्फेरिकल टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हमें एक इम्पोर्टेंट याद रखना है कि ट्वाइस ऑफ फोकल डिस्टेंस बराबर होता है किसके? रेडियस के। या फिर हम ये लिख सकते हैं, रेडियस का हाफ किसके बराबर होता है? फोकल लेंथ के। क्योंकि अभी हम इनके बेसिस पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गई हमारी ओवरऑल पिछले लेक्चर के बारे में बात, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन, इमेज के बारे में डिफरेंस देखा, स्फेरिकल मिरर के बारे में देखा। अब हम ये जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर गिवन है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन मिरर में किस तरीके से हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी जब हम अपने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखेंगे, तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मिरर फॉर्मूले हो गए, इन सब के बारे में आज हमें डिस्कस करना है। तो आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं? सबसे पहले आज के हम टॉपिक्स को देखें। फर्स्ट है हमारे पास रूल्स फॉर मेकिंग इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो देखो, स्फेरिकल मिरर में भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हम उस इमेज की फॉर्मेशन के रूल्स के बारे में समझेंगे। देन हम कॉनकेव मिरर में इमेज को फॉर्म करना सीखेंगे। उसके बाद हम कॉनकेव मिरर के यूजेस को पढ़ेंगे, क्योंकि देखो प्लेन मिरर के यूजेस भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो हमें सारे मिरर के यूजेस पता होने चाहिए। इमेज फॉर्म करेंगे, उसके बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, और फिर उसके बाद हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर को डिस्कस करेंगे। लास्ट में जब हम इमेज की फॉर्मेशन कर लेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से, तो हम वहां पे साइन कन्वेंशन देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है। एंड लास्ट है हमारे पास मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है स्फेरिकल मिरर में, और इसमें का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है हमारा, जिसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, क्योंकि इसके बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स को बनाने के क्या क्या रूल्स हैं? हमें एक एक रूल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए ताकि जब हम इमेज की फॉर्मेशन करें तो हमें किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे। तो देखो क्या बोला गया है फर्स्ट रूल में, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें सबसे पहले ये हमें देखना है कि कौन सा मिरर हमारा कॉनकेव है और कौन सा मिरर हमारा कॉन्वेक्स है।
तो ये जो हमारा मिरर है इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज है वो आपस में आके क्या होती दिखाई दे रही है, कन्वर्ज। और यहाँ पे हमारी लाइट रेज जो है वो डाइवर्ज हो रही है, तो ये हो गया हमारा इसमें कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो क्या बोला गया है, फर्स्ट रूल में हमारे पास ये गिवन है कि अगर कोई भी लाइन हमारी या फिर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये हमारी कौन सी एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो लाइट रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी, यानी ये जो हमारा फोकस पॉइंट है वो लाइट रे कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से। तो उसमें क्या होगा, इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर में वो कन्वर्ज होगी फोकस पर और कॉन्वेक्स मिरर में वो डाइवर्ज होगी, यानी लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट होके चलेगी और हम देखेंगे कि वो लाइट रे कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, फोकल पॉइंट से। तो फर्स्ट रूल में ये है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से होकर के गुजरेगी। ये बेसिक बेसिक पे शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है कि अगर लाइन किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट रेज पैरेलल होगी तो वो फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट होगी। अब ये तो हो गया हमारा इसका फर्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। तो सेकंड रूल में क्या बोला गया है, अ रे passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। तो देखो ये हमारे फर्स्ट रूल का एकदम अपोजिट है। फर्स्ट में हमने देखा कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। लेकिन अब इसमें क्या बोला गया है, सेकेंड रूल में हमारे पास ये गिवन है कि अगर कोई भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से निकल रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल, यानी अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से अगर लाइन आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का बोल रखा है कि अगर हमारी लाइट रे किसकी तरफ फोकस कर रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ, यानी लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आती हुई दिखाई देगी तो वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के निकल जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट रूल का एकदम अपोजिट है कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल फोकस से लाइन रे आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये हो गया हमारा इसका सेकेंड रूल। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना रूल डायग्राम बनाने के लिए थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या है हमारे पास, थर्ड रूल में बोला गया है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर, अगर कोई भी रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी कॉन्केव मिरर में या फिर डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में वो सेंटर ऑफ द कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट होती दिखाई देगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ही पाथ से दोबारा बाउंस बैक होकर के चली जाएगी। यानी अगर लाइट रे हमारी कॉन्केव मिरर पर सेंटर से आएगी तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होकर के रिटर्न चली जाएगी। सेम इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी है कि अगर लाइट रे हमारी सेंटर की ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई दिखाई देगी तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर के बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये कौन सा रूल हो गया हमारा, थर्ड रूल। अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4। उसमें बोला गया है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट P, यानी पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉन्केव मिरर और अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली
The incident and the reflected rays follow the law of reflection at the point of incidence means point P, making equal angles with the principal axis. क्या बोला गया है? अगर हमारे कॉनकेव मिरर में जो रे है वो ऑब्लिकली आ रही है कहाँ पर? पोल पर, यानी पोल ऑफ द मिरर यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट होता है? पी होता है। अगर लाइट रे हमारी ऑब्लिकली पोल पर आके पड़ती है तो वो जितने एंगल से पोल पर आके पड़ेगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी है, जितने एंगल से हमारी लाइट रे पोल पर आकर के मीट होती हुई दिखाई देगी उतने ही एंगल से वो हमारा रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ पे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, जिसमें फर्स्ट लॉ में यही था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के। तो जितने एंगल से हमारी लाइट रे यहाँ पर आती है उतने ही एंगल से हमारी लाइट रे वापस चली जाएगी। तो ये हमारे टोटल फोर रूल्स हैं, जिसके थ्रू अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। चारों रूल्स हमें क्लियरली होने चाहिए। पहला रूल क्या था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से गुजरेगी। सेकंड इसका अपोजिट था कि अगर लाइट रे फोकस से गुजर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड था जितने हमारी लाइट रे अगर सेंटर से होकर के आ रही है कर्वेचर के तो वो सेंटर से ही बाउंस बैक हो जाएगी। एंड फोर्थ है हमारे पास, अगर लाइट रे ऑब्लिकली तिरछी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर पड़ेगी तो वो जितने ही एंगल से आएगी यानी जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जो फोर्थ रूल है हमारा रे डायग्राम को बनाने का, उसमें हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। तो अब तो हमने कर लिए सारे लॉस के और सारे रूल्स के बारे में बात। अब हम अपने इमेज फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले कॉनकेव मिरर के अंदर। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। हम पहले कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या बोल रखा है, फर्स्ट में हमारे पास गिवन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? इंफिनिटी पे होगा। तो देखो इंफिनिटी पर जब हमारा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, लाइट रेस आएंगी और हमें पता है अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से होकर गुजरेंगी? प्रिंसिपल फोकस से। इसी तरीके से लाइट रेस आएंगी और कहाँ से होकर गुजरेंगी? प्रिंसिपल फोकस से। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि दोनों लाइट रेस आपस में आके कहाँ पे पॉइंट एक दूसरे को कट कर रही है? फोकस पे। कहाँ पर आके मिल रही है? फोकस पे। तो इमेज की पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले इमेज की पोजीशन होगी एट फोकस, क्योंकि फोकस पॉइंट पे हमारी दोनों लाइट रेस आपस में आके क्या कर रही है? मीट कर रही है। तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे बनी। अब इमेज का नेचर कैसा है? तो इमेज का नेचर होगा कॉनकेव मिरर है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर साइज की बात की जाए तो साइज की केस में हम देखेंगे कि जो इमेज का साइज है वो एकदम छोटा सा है। तो हम ये लिखेंगे कि जो साइज है वो कैसा होगा? पॉइंट साइज और हाईली डायमेंस, यानी बहुत ही ज्यादा छोटी। सेकंड हमारे पास इमेज फॉर्मेशन दे रखी है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे। तो देखो ये हमारा क्या है? ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी के पीछे। तो सी के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है ए बी।
अब क्या होगा AB की कंडीशन में हेड वाले रीजन से लाइट रे आएगी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। इसी तरीके से लाइट रे में हमने देखा अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये जो लाइट रेज है वो आपस में यहाँ पे कट कर रही है तो इमेज की फॉर्मेशन भी कहाँ होगी, इधर के सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहाँ से इमेज की पोजीशन हम लिख सकते हैं कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, इमेज हमारी जो बनेगी वो होगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमें इमेज की पोजीशन देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज की नेचर कैसे होगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे इमेज रियल बन रही है और साथ ही साथ कैसी है, इन्वर्टेड यानी उल्टी। और साइज की बात की जाए तो साइज कैसा होगा, डायमेंश होगा, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा हमारा इमेज का साइज। थर्ड हमारे पास गिवन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सी पे रखा होगा। तो देखो सी क्या है हमारा, ये पॉइंट यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट में रखने की वजह से क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारी लाइट रेज है वो कहाँ से आएगी, हेड वाले रीजन से लाइट रे आई और क्या करी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। देन हमें पता है कि अगर लाइट रे फोकस से गुजरती है तो किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये दोनों लाइट रेज जहां पर मीट करेंगी वहां पे हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी, इमेज की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो भी सी पे रखा है और जो इमेज है वो भी कहाँ बन रही है, सी पे बन रही है। तो यहाँ से एक चीज ये प्रूफ होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सी पर रखा है तो जो उसकी इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, सी पर ही बनेगी, यानी इमेज पोजीशन कहाँ होगी, एट सी। अब इमेज की नेचर के बारे में बात की जाए तो जो इमेज होगी कॉन्केव मिरर की वो रियल होती है और साथ ही साथ क्या होगी, इन्वर्टेड भी होगी। और साइज जो होगा वो हमारा इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, यानी जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही हमारा क्या होगा, इमेज का भी साइज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या गिवन है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। अब हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कहाँ पे, एफ और सी के बीच में। तो देखो ये क्या हो गया हमारा फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब होगा क्या ऑब्जेक्ट में, सबसे पहले हेड वाले रीजन से लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। इसी तरीके से अगर लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक हो जाएगी। और जब हम इन दोनों लाइट रेस को आपस में क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो जो हमारी इमेज बनती है वो बनती है ए डैश बी डैश।
अगर हम यहाँ पे इमेज पोजीशन के बारे में बात करें तो देखो जो इमेज की पोजीशन होगी वो क्या होगी, यहाँ पर जो हमारी इमेज की पोजीशन होगी वो होगी बियॉन्ड सी, सी के पीछे। तो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में प्रेजेंट होता है तो जो इमेज बनती है वो बनेगी हमारी बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे। और अगर हम यहाँ पे इमेज के नेचर के बारे में बात करें तो जो इमेज की नेचर होगी वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी है, तो जो साइज होगा इमेज का वो कैसा होगा, इनलार्ज होगा, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगी वो काफी बड़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 पोजीशंस देख लिए। सबसे पहले हमने इंफिनिटी पे चेक किया ऑब्जेक्ट को रख के, देन ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी, सी के पीछे था, थर्ड था हमारा ऑब्जेक्ट सी पर, और हमारा ये फोर्थ है जिसमें ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करा है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पर हमारी टोटल 4 इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट होती हैं। रिमेनिंग 2 में अब हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे और फिर देखते हैं कि वहां पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी। तो देखो जब हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखने की वजह से हमने कहाँ रखा, फोकस पॉइंट क्या है, एफ। एफ पर क्या हुआ, हमारा एफ पर ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, पैरेलल जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइन पास होती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक हो जाएगी। अब ये लाइन हमारी पैरेलल जा रही है और कहीं बहुत दूर इंफिनिटी पे जाकर के हमारी मीट करेंगी। तो यहाँ पर जो इमेज की पोजीशन होगी वो होगी एट इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी काफी दूर जगह पर जाकर के हमारी जो लाइट रेज है वो मीट करेंगी, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन होगा। और अगर हम नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर भी ये मीट कर ही नहीं रही है, काफी दूर जाके मीट करेंगी, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज होगी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, यानी जो इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो कैसी होगी, हाईली इनलार्ज। और साथ ही साथ अगर साइज की बात करेंगे तो साइज होगा हमारा इसमें हाईली इनलार्ज, और जो इमेज होगी नेचर होगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब हमारा जो एक चीज यहाँ से और क्लियर होगी, अभी हम एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, हमने कौन कौन से पोजीशन पे रखा और कहाँ पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई, तो उसके थ्रू हमें चीजें और अच्छे से याद होंगी। तो यहाँ पर हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा, जिससे जो इमेज है वो हमारी इंफिनिटी पे जाकर के बन रही है और हाईली इनलार्ज है ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, और साथ ही साथ कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ बचता है, इसमें टोटल 5 हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा लास्ट है इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में। इसमें क्या किया गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, जब हमारा ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, P यानी पोल और साथ में और F से फोकस। जब हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं P और F के बीच में, यानी दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट। अब इसमें होगा क्या, लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। देन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न बैक हो जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारा एक एक्सेप्शन का केस है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। यहाँ पे जब हम लाइट रेस को डॉट डॉट से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो होगी A डैश B डैश। तो यहाँ से एक चीज ये क्लियर होती है कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। साथ ही साथ अगर नेचर की बात की जाएगी तो इस एक्सेप्शन के केस में कॉनकेव मिरर की जो इमेज हो जाएगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अभी तक देखो हमने जितने भी करे हैं सब में हमारी इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। यहाँ पे लेकिन हमारे पास ये जो एक्सेप्शन का केस है इसमें जो हमारी इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी और साथ ही साथ कैसी होगी, इरेक्ट यानी सीधी होगी। और अगर साइज की बात की जाए तो जो हमारी साइज होगी इमेज की
वो इनलार्ज साइज देखने को मिलेगा, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो साइज होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारी टोटल 6 इमेज की फॉर्मेशन हो गई कॉनकेव मिरर के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस कॉनकेव मिरर में जितनी भी हमने इमेज की फॉर्मेशन की है उसको एक समराइज फॉर्म में करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे अगर फोकस पे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, उससे चीजें हमें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो देखो अब हम पहले यहाँ पे ये देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास टेबल में क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे इमेज की पोजीशन। थर्ड में हम देखते हैं कि उस इमेज का नेचर कैसा है, और देन हम उसके साइज के बारे में देखेंगे। तो देखो, इमेज की पोजीशन में सबसे पहले हमने इमेज को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इंफिनिटी पे। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो वहां पे हमारी जो इमेज थी वो कहाँ थी, देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखने पे इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज हमारा बनेगा कहाँ, फोकस पे, यानी एफ पे। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा। सेकंड हमने इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, सेकंड इमेज में हमने ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट था हमारा बियॉन्ड सी, जिसकी वजह से इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो नेचर था वो कैसे था, रियल और इन्वर्टेड। और साथ ही में जो साइज था हमारा बियॉन्ड सी में, वो पॉइंट साइज से थोड़ा बड़ा था, यानी डायमंड साइज का था। थर्ड हमने रखा था जो अपना ऑब्जेक्ट, वो था हमारा इसमें एट सी। और हमें पता है सी पर ऑब्जेक्ट रखने पर हमारी इमेज भी कहाँ बन रही थी, सी पे बन रही थी। यानी थर्ड हुआ हमारा एट सी। जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा तो इमेज भी कहाँ बनी, सी पर बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी। और साइज क्या था, सेम साइज था, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही हमारा इमेज का भी साइज होगा। फोर्थ कंडीशन में हमने इमेज को कहा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन एफ एंड सी, और जिससे इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। तो यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो हमारी इमेज थी वो कहाँ पर बनी है, बियॉन्ड सी। इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साथ ही साथ जो इसका साइज होगा वो कैसे होगा, इनलार्ज होगा। फिफ्थ कंडीशन में हमने इमेज को कहाँ पे रखा, एट प्लेस एफ। जब हमने उसे एफ पे रखा तो इमेज कहाँ बनी, इंफिनिटी पे। यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे था, फोकस पे था, तो इमेज कहाँ बनी, इंफिनिटी पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और साथ ही साथ जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी, हाईली इनलार्ज। सिक्स्थ हमारा एक्सेप्शन का केस था जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा, बिटवीन पी एंड एफ। जब उसको हमने पोल और फोकस के बीच में रखा तो जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनी थी, बिहाइंड द मिरर। इस केस में हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड ना बन के कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जो साइज होगा उसका
इमेज का वो कैसा होगा? इनलार्ज होगा। अब अगर इस टेबुलर फॉर्म से कंक्लूजन निकाला जाए, बहुत ईज़ी तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस टेबल को और ईज़िली याद कर सकते हैं। तो देखो, ये जो हमारी टेबल है, इसमें हमने सारी रे डायग्राम्स को कंसीडर करा है समराइज़ फॉर्म में। किस पोज़ीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, उसका नेचर और साइज़। तो यहाँ से देखो, अब ध्यान से देखेंगे एक-एक पॉइंट को। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ इन्फिनिटी पे। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रही थी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रही थी। यानी ये रिलेशनशिप में मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगी और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। अपोजिट हो गया। दोनों केसेस में हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर साइज की बात की जाए तो जब इन्फिनिटी पे रखने पे फोकस पे इमेज बन रही थी तो वहां पॉइंट साइज यानी बहुत ही छोटा और जब हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा इमेज इन्फिनिटी पे बनी तो साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया यानी ये भी क्या हुआ इसके अपोजिट। सेकंड वाले में देखेंगे बियॉन्ड सी। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा तो जो हमारी इमेज कहाँ बनी? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो कैसा है? डायमिंस यानी छोटा है। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में रखा यानी देखो बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखने पे इमेज बन रही थी फोकस और सेंटर के बीच में और फोकस और सेंटर के बीच में रखने पे इमेज कहाँ बन रही थी? बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे। ये अपोजिट हुआ। साइज में देखें तो जब सी के पीछे ऑब्जेक्ट रखने पर हमारा इमेज फोकस और सेंटर के बीच था तो इमेज छोटी थी और वहीं जब हमने फोकस और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा और इमेज हमारी सी के पीछे बनी तो उस केस में हमारी जो इमेज है वो इनलार्ज हो गई। यानी इन दोनों में भी क्या रिलेशन है? अपोजिट का रिलेशन है। थर्ड वाला हमें इजिली याद हो जाएगा। अगर हम सी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सी पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। इसमें जो थर्ड और सिक्स्थ वाला पॉइंट है वो एकदम डिफरेंट है, बाकी एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सिक्स्थ वाला हमारा एक एक्सेप्शन का केस है जो हमें एकदम डिफरेंट देखने को मिला कि जब हम पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज बिहाइंड द मिरर मिलती है यानी मिरर के पीछे वर्चुअल और इरेक्ट होगी साथ ही साथ इनलार्ज होगी। और यहाँ पे मैं एक चीज और अच्छे से क्लियर कर दूं कि जब भी हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि वो एक्सेप्शन के केस को पूछे और ये जो एक्सेप्शन वाला केस है वो पेपर में कई बार ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो टेबुलर फॉर्म है ये बहुत इजी तरीके से हमें इस रे डायग्राम्स को याद करने में हेल्प करेगा ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे एमसीक्यू में तो हम उसको टिक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। हमने रे डायग्राम्स डिस्कस कर लिया कॉनकेव मिरर के। अब हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास यूज में क्या गिवन है? कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं टॉर्च वगैरह में, सर्च लाइट्स जो होती है उनके अंदर, जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स होती है टू पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ताकि हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट को वहां पे देख सके। अब देखो होगा क्या इस केस में। फॉर एग्जाम्पल हमारी कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? सारी लाइट आपस में आके कन्वर्ज होंगी। तो जब हमारी हेडलाइट्स वगैरह में बहुत सारी लाइट रेज आएंगी आपस में कन्वर्ज होंगी तो उनके कन्वर्जिंग से एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जनरेट होगी जिससे हमें लाइट का जो सोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड हमारे पास दे रखा है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। टीथ हैव टू बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो यहाँ पे हमारे पास कौन सा केस दे रखा है? एक्सेप्शन वाला केस है या फिर जो एकदम डिफरेंट केस था हमारा कॉनकेव मिरर में कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं यानी दिस वन। कहाँ रखा था हमने? पोल और फोकस के बीच में। तो हमें इमेज कैसी मिली थी? इनलार्ज मिली थी और साथ ही साथ वर्चुअल और इरेक्ट और सीधी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बोला गया है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसको डेंटिस्ट यूज करते हैं अपने इमेज ऑफ टीथ को लार्ज देखने के लिए, यानी जो पेशेंट की टीथ है
उसकी इमेज ज़्यादा बड़ी दिखे और उसको ईज़िली से वो डायग्नोस कर सके और चीज़ को हमेशा उस कंडीशन में कहाँ पे रखा जाता है, पोल और फोकस के बीच में। थर्ड हमारे पास गिवन है यूज़ में कि कॉन्केव मिरर को यूज़ किया जाता है एज़ अ शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, फेस की लार्ज इमेज को देखने के लिए। एंड लास्ट है हमारे पास लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। देखो यहाँ पे कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इस वजह से जो हमारा लार्ज कॉन्केव मिरर्स होते हैं, बड़े-बड़े कॉन्केव मिरर होते हैं, उसका हम यूज करते हैं ताकि सनलाइट को कंसंट्रेट कर सके एक पर्टिकुलर एरिया पे और जिससे हम अपने सोलर फर्नेस को प्रोड्यूस कर सके। तो ये हो गई ओवरऑल हमारे कॉन्केव मिरर के यूजेस के बारे में बात। रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर कंप्लीट, कॉन्केव मिरर के यूज कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से वहां पर रे डायग्राम्स बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रे डायग्राम में क्या दे रखा है, रे डायग्राम्स फॉर फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब हमारे पास मिरर क्या है, कॉन्वेक्स। अभी हमने कॉन्केव मिरर के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो फर्स्ट हमारे पास इसमें क्या है, देखो इसमें हमारे कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो केस हैं। एक बार हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे और एक बार हम ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे। यानी फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इंफिनिटी पे रखा। तो इंफिनिटी पे रखने पर क्या हुआ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा, जो लाइट रेज हैं वो क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, तो वो कहाँ से गुजरती हुई दिखाई देंगी, फोकस से, जिसको हमने पीछे की तरफ डाइवर्ट करा। इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उसमें अगेन प्रिंसिपल एक्सिस की अगर लाइन पैरेलल है तो वो कहाँ से होती गुजरी दिखाई देंगी, फोकस से। जब हम लाइट रेज को मीट कराएंगे यानी मिलवाएंगे, तो ये हमारी कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस पे। तो इमेज की पोजीशन क्या हो गई, इमेज की पोजीशन हो गई एट एफ। देखो यहाँ पर हमने लाइट रेज को मिलवाया क्यों, देखो कॉन्वेक्स मिरर में सारी जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमारी वो इमेज होती है जिसमें हम लाइट रेज को आपस में मीट करवाएंगे। तो यहाँ पर भी बस यही हुआ है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो लाइट रे आई और टकरा करके डाइवर्ज हो गई। जब हम वो लाइट डाइवर्ज हो रही थी उसको जब हमने मीट करवाया पीछे की साइड में, तो वो कहाँ पर मीट हुई, फोकस पे मीट हुई, यानी इमेज की पोजीशन हो गई एट एफ। वहीं अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होगा, इमेज का वर्चुअल होगा क्योंकि इसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एंड साथ ही साथ कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और अगर साइज की बात की जाएगी तो साइज हमारा क्या होगा, इसमें पॉइंट साइज की इमेज देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ था तो हमारा जो इमेज है वो फोकस पे बना, वर्चुअल इरेक्ट था और साथ ही साथ पॉइंट साइज देखने को मिला। सेकंड है हमारे पास केस इसमें, जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा पोल और इंफिनिटी के बीच में। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और इंफिनिटी के बीच में रखते हैं तो इमेज की पोजीशन क्या होती है, देखो यहाँ पर हमने क्या रखा है, पोल। पोल हो गया हमारा ये पॉइंट पी। इंफिनिटी यानी इंफिनिटी तो बहुत दूर तक का पॉइंट हो गया। तो हमने यहाँ पे जब पोल और फोकस इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के फोकस से कंटिन्यू होते हुए डाइवर्ज हो जाएगी। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दोबारा हमारी डाइवर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम इन दोनों लाइट रेज को आपस में मीट करवाते हैं तो जो इमेज है
वो कहाँ बनती है? ये तो हो गया हमारा फोकस पॉइंट और ये हो गया हमारा पोल पॉइंट। तो पोल और फोकस के बीच में हमें इमेज देखने को मिलती है और जो इमेज का साइज होता है वो कैसा होगा? छोटा होगा यानी डायमंड साइज होगा। तो इमेज की पोजीशन कहाँ हो गई? बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? हमारा जो इमेज का नेचर होगा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज की बात की जाए तो साइज क्या होगा? उसमें डायमंड साइज होगा यानी पॉइंट साइज से थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ पे टोटल दो रे डायग्राम्स है। पहला है कि किस तरीके से हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? इंफिनिटी पे। तो वहां पे हमें इमेज कहाँ देखने को मिली थी? फोकस पे। और जो ये हमारा सेकंड केस है इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और इंफिनिटी के बीच में रखा है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो हमें देखने को मिलेगी पोल और फोकस के बीच में। इमेज का जो नेचर होगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा और साथ ही साथ साइज क्या होगा? डायमंड साइज होगा। तो यहाँ पर होती है हमारी दोनों ऑब्जेक्ट दोनों हमारी इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू? कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। अब हम इस कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर को यूज कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो अब टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले यूज क्या हमारे पास गिवन है? बोला क्या है? कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर को जो व्हीकल्स होती हैं उसमें रियर व्यू मिरर्स की तरह यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रू डायमंड्स इमेज। ये हमेशा हमें इरेक्ट यानी सीधी और डायमंड्स इमेज दिखाई देगी। देखो जो हमारी गाड़ियों में साइड में शीशा लगा होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों? एक तो ये हमें सीधी इमेज देगी, इरेक्ट इमेज देगी, साथ ही काफी ज्यादा एरिया तक यानी ज्यादा वाइडर फील्ड तक वो जितने भी इमेज है उन्हें छोटी करके हमें दिखाएगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने का सेकंड रीजन क्या है? दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये हमारी बाहर की तरफ कर्व्ड होने की वजह से क्या करती है? हमें ज्यादा फील्ड ऑफ एरिया तक के व्यू को भी दिखाएगी। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ये हमारी ट्रैफिक लाइट्स के अंदर भी देखने को मिलेंगी। एंड थर्ड हमारे पास है यूज इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। शॉप्स के अंदर यूज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी मिरर। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि हम एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू अपने पूरे ट्री की फुल लेंथ को देख सकते हैं। यानी अ फुल लेंथ ऑफ अ फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग, एक टॉल बिल्डिंग हो या फिर एक टॉल ट्री हो, हम उसकी पूरी इमेज को आसानी से देख सकते हैं। कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, एक छोटे से कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो ये हो गए हमारे कॉन्वेक्स मिरर के सारे यूजेस। तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया? कॉनकेव मिरर की इमेज पढ़ ली, कॉनकेव मिरर के यूज पढ़ लिए। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख ली और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें साइन कन्वेंशन क्या होता है, किस तरीके से हम साइन को लेंगे जब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो क्या बोला गया है सबसे फर्स्ट साइन कन्वेंशन ऑफ बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की किसके थ्रू स्फेरिकल मिरर के थ्रू। इसको हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। जैसे हम मैथ्स में कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि एक हमारी इसमें एक्स एक्सिस होगी एक वाई एक्सिस होगी, जिसमें एक्स एक्सिस जो हमारा लेफ्ट की साइड है वो नेगेटिव होगा और जो राइट की साइड है वो हमारा पॉजिटिव होगा। वाई एक्सिस हमारा ऊपर की साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और नीचे की साइड नेगेटिव वैल्यू होते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और देखेंगे कि हमें किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है और किस वैल्यू को नेगेटिव लेना है। तो देखो क्या बोला गया है साइन कन्वेंशन में फर्स्ट पॉइंट में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो प्लेस होगा लेफ्ट ऑफ द मिरर के लेफ्ट साइड पे हमारा हमेशा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा। देन all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। जो भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस होगी उसको हम पोल ऑफ द मिरर से मेजर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास ये बोला गया है ऑल distances measured in the direction of incident ray along x-axis are taken as positive and those measured against the direction of incident ray along x-axis are taken as negative। ये बोला गया है कि अगर हमारी इंसिडेंट रे आती है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, और वही अगर जो हमारी इंसिडेंट रे के अपोजिट में रे जाएगी उसको हम लेते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो हमारे पास पिक्चर गिवन है साइन कन्वेंशन के लिए। ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। देखो इस कॉनकेव मिरर में हमें क्या देखने को मिलेगा, अब सबसे पहले बोला गया है कि हमेशा मिरर में लेफ्ट की साइड पे क्या रखा होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ठीक है। अब होगा क्या, ए बी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट की साइड पे रखा है। यहाँ से लाइट रेस आएंगी, जो लाइट रेस आती है जो इंसिडेंट रे होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। और वहीं से लाइट रेस हमारी टकरा के रिटर्न बैक होंगी, इस तरीके से टकरा के जाएंगी रिटर्न बैक होंगी, यानी वो इंसिडेंट रे के अपोजिट में है तो उसे हम क्या लेते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव वाली कौन सी होंगी, इंसिडेंट रे, और जो नेगेटिव होंगी वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इसी के साथ साथ देखो थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट में हमसे क्या बोला गया है इसमें, फोर्थ पॉइंट में बोला गया है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग और जो हमारी डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगी, जैसे ये हमारा जो एक्स डैश एक्स है वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो हमारा हाइट है ऑब्जेक्ट की वो अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो अगर हमारी हाइट ऊपर की तरफ होगी तो उसे हम पॉजिटिव मेजर करेंगे। अगर हमारी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो नीचे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होगी तो उसे हम नेगेटिव मेजर करेंगे। अब यहाँ से देखो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये एकदम कार्टेशियन सिस्टम की तरह है जिसमें हम देखते हैं कि एक हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपर पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। और अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो नीचे वाली रीजन पे हमारी y की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा। इसी तरीके से हम देखें कि हमारा जो x का डिस्टेंस है वो दिस रीजन में क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी इंसिडेंट रे भी इसी की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो यहाँ पे हम उसको वैल्यू क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। अब रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट में जाएंगी यानी इधर की तरफ, और यहाँ पे हमारी x की वैल्यू सब क्या होती है नेगेटिव होती है। तो ये हमारा एकदम कार्टेशियन सिस्टम की तरह ही है, जैसे हम मैथ में कार्टेशियन सिस्टम को पढ़ते हैं ये उसी की तरह है, बस यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हमने पॉजिटिव नेगेटिव माना है, और जो हाइट है उसके बेसिस पे हमने एक्स वाई एक्सिस को माना है। अगर हाइट वाई एक्सिस में अपवर्ड है तो उसे पॉजिटिव लेंगे और अगर डाउनवर्ड है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी साइन कन्वेंशन के बारे में बात।
अब देखो यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा वन मोर थिंग, देखो यू क्या हो गया, यू हो गया हमारा इसमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये हमारा क्या है, ए बी मानो ऑब्जेक्ट है, ये ए बी क्या हो गया हमारा इसमें ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से लेकर के जितनी भी हमारी डिस्टेंस होगी उसे हम बोलते हैं यू। और हमने देखा पॉजिटिव किसके लिए है, यहाँ पे इंसिडेंट रे के लिए, और नेगेटिव है हमारा इसमें रिफ्लेक्टेड रे के लिए। तो ये हुई हमारी साइन कन्वेंशन के बारे में बात। अब हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू हमारी नेगेटिव होगी। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अब इसका रीजन भी है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। अब इसका रीजन देखो ये नेगेटिव क्यों होगी, देखो चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, और पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव में मेजर किया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एक्सिस में अगर इधर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है तो दूसरी तरफ क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। इसी वजह से जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो यू होता है और हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी फोकल लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी, और वही पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर की। इसका भी पर्टिकुलर रीजन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज इक्वल्स टू में नेगेटिव। जो हमारी कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब क्यों, देखो ये हमारा कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे आएगी फोकस से होकर के गुजरेगी, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे आएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, सेंटर से जाएगी और सेंटर से रिटर्न हो जाएगी। तो जो हमारी इमेज है वो लेफ्ट साइड पर ही तो बनती है, इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड पर। और अगर लेफ्ट साइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, नेगेटिव में आती है। इस वजह से जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ है वो हमारी पॉजिटिव होगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो जब हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो होता क्या है, ये हमारा मानो ऑब्जेक्ट है, लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से होकर के गुजरेगी। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है। अगर हम इसको एज अ ओरिजिन ले तो एक्स एक्सिस इधर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ यानी जो फोकल लेंथ है वो कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है।
अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी जब हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे तो हमें समझ में आएगा क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किस किस के बारे में कि डिस्टेंस जो होगा हमारा चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, दोनों केस में हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, लेकिन जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर की वो नेगेटिव होगी और वही जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स मिरर की वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है देखो, मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू बराबर होता है किसके, 1 बाय एफ के। अब ये v क्या है u क्या है उसके बारे में देखें, तो जो v होती है v होता है हमारा कि कितने दूरी पर हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई, यानी इमेज डिस्टेंस को हम v बोलते हैं। u की बात की जाए तो ये होता है हमारा इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस है, और f होता है हमारा फोकल लेंथ। तो ये तीनों चीजें मिलकर के किसकी फॉर्मेशन होती है, मिरर फॉर्मूले की, जो होता है 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू में 1 बाय एफ। अभी हम इसी मिरर फॉर्मूले के यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ वहां पे हम साइन कन्वेंशन का भी ध्यान देंगे, क्योंकि बिना साइन कन्वेंशन का यूज किए हम किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कर भी दिए तो आंसर क्या आएगा, गलत ही आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है देखो, मैग्निफिकेशन होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखो जो मैग्निफिकेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, यानी मैग्निफिकेशन किसके बराबर हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ओ से। ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन का एक अनदर फॉर्मूला ये भी होता है कि मैग्निफिकेशन बराबर होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अब इमेज डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो मैग्निफिकेशन बराबर होता है m इज इक्वल्स टू में -v/u। तो ये टोटल दो फॉर्मूले हो गए मैग्निफिकेशन के, हाइट के बेसिस पे हो गया एच आई अपॉन में एच ओ, और इमेज डिस्टेंस के बेसिस पे हो गया -v/u। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ केसेस के, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, या मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का क्या होता है। यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में है, अगर हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू है 1 होती है। और यानी इसका मतलब ये है कि इमेज क्या होगी, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, अगर हाइट इमेज की भी और ऑब्जेक्ट की सेम है तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि देखो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब दोनों की हाइट सेम है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। अगर दोनों हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट सेम होती है तो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, यानी जो इमेज है वो इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। सेकंड हमारे पास इसमें पॉइंट है, अगर हमारा इफ हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमारी इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तो जो इमेज बनेगी इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है यानी इमेज इज इन लार्ज। थर्ड हमारे पास केस है कि अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी इस कंडीशन में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो 1 से छोटी है और जो इमेज आएगी वो कैसी होगी, छोटी होगी, क्योंकि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्वियसली से छोटी दे रखी है यानी इमेज इज डायमेंस, यानी इमेज का साइज कैसा हो गया यहाँ पर, छोटा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। यहाँ पे अगर हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन क्या होगी, प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होगी, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर जो हाइट ऑफ इमेज होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज ऑलवेज, हमेशा क्या रहेगी वो, पॉजिटिव 1 रहेगी। ठीक है, पॉजिटिव का साइन क्यों है, क्योंकि देखो जब हम प्लेन मिरर को ड्रॉ करते हैं तो प्लेन मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रहता है और इमेज की फॉर्मेशन हमारी यहाँ होती है, और जो इमेज है वो सेम साइज रहती है, उसकी वजह से मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई 1। और साथ ही साथ अगर हम उसके पॉजिटिव साइन के बारे में बताएं तो पॉजिटिव साइन ये बताता है कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। क्यों, क्योंकि वो मिरर के अंदर देखने को मिलती है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वही जो 1 है 1 ये इंडिकेट करता है, 1 indicates that image is equal to ऑब्जेक्ट साइज, वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगी। तो ये तो हो गई हमारी मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर की बात। अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन का क्या-क्या चेंजेस हैं। अगर हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कौन सा मिरर होता है, m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो कौन सा मिरर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमारी m की वैल्यू इफ m इज पॉजिटिव, m क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और साथ ही साथ एंड लेस देन 1, 1 से छोटा होगा, तो जो हमारा मिरर होगा उस कंडीशन में वो कौन सा होगा, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो वहां पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसी तरीके से अगर हमारा इफ m इज पॉजिटिव, दूसरे कंडीशन में हमारा m क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है यानी 1 से बड़ी है, तो इस कंडीशन में जो हमारा मिरर होता है वो होगा हमारा कॉनकेव मिरर। तो देखो दोनों में m की वैल्यू क्या है,
पॉजिटिव है, लेकिन एक कंडीशन में m की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी हो और पॉजिटिव हो तो कॉन्वेक्स मिरर, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो और पॉजिटिव हो तो कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से अगर हमारी m की वैल्यू इफ m इज नेगेटिव, अगर हमारी m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो भी हमारे कौन सा मिरर होता है, वो होता है हमारा इसमें कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर तो हो गई हमारी ओवरऑल सारी मैग्निफिकेशन के बारे में बात कि m की वैल्यू पॉजिटिव किस मिरर में होगी और नेगेटिव किस मिरर में होगी। एक चीज और यहाँ पे मैं ये क्लियर करूंगी कि देखो, अगर हमारी m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो जो इमेज होगी हमेशा वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और इसी तरीके से अगर m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है तो जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आज के लेक्चर के जितना भी समरी वाला पार्ट था वो हमारा फिनिश हुआ, जिसमें हमने किस किस के बारे में डिस्कस किया, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, साइन कन्वेंशन के बारे में, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूले के बारे में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी हमने आज के टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ताकि हमें मिरर फॉर्मूले को यूज करना आ जाए कि हमें किस तरीके से मिरर फॉर्मूले को यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। +1 का मतलब क्या है, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी हमने देखा कि जो पॉजिटिव साइन है, दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट द इमेज इज वर्चुअल। जो हमारी इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और जो हमारा 1 है यहाँ पे, 1 इंडिकेट्स दैट द साइज ऑफ इमेज इज the size of image is equal to साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पेपर में रिपीटेड है 1 मार्क्स का, तो इसको लर्न कर लेना है अच्छे से कि प्लेन मिरर के अंदर जो +1 है वैल्यू मैग्निफिकेशन दिखा रखी है, उसमें ये +1 का क्या मतलब है। तो +1 वर्चुअल इमेज को शो करता है, और जो 1 की वैल्यू है वो ये बताती है कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के क्या है, बराबर है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, अ रियल इमेज इज 1/5 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर एंड कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी फोकल लेंथ को भी कैलकुलेट करना है। तो देखो ये क्वेश्चन होगा किस तरीके से। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर। ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ यानी ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में -18 सेंटीमीटर। एंड साथ ही साथ बोला गया है जो इमेज है वो कैसी है, रियल इमेज है। एंड रियल इमेज इज 1/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो हमारा मैग्निफिकेशन की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, माइनस का 1/5। क्यों, क्योंकि वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। अब देखो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, -v/u। वैल्यूज को पुट करेंगे, -1/5 माइनस ऑफ -18 अपॉन में u, देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी हमारी -90 सेंटीमीटर। अब देखो -90 सेंटीमीटर के बाद हम इस u की वैल्यू को मिरर फॉर्मूले में पुट करेंगे, यानी मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f। v की वैल्यू हो गई हमारी इसमें माइनस का 18, देन प्लस u की वैल्यू हो गई हमारी इसमें -90 इज इक्वल्स टू में 1/f।
जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90, ऊपर हो जाएगा हमारा -5 -1 इज इक्वल्स टू में 1/f। सॉल्व करेंगे, -6 अपॉन में 90 इज इक्वल्स टू में 1/f। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू में 90 डिवाइड बाई 6। कैंसिल आउट करेंगे तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, बिकॉज सिंस फोकल लेंथ इज नेगेटिव, क्योंकि जो हमारी फोकल लेंथ है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे कौन सा मिरर होगा, हमारा कॉन्केव मिरर होगा। देयरफॉर इट इज अ कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे हमारा मिरर कैसा होगा, कॉन्केव, क्योंकि अभी हमने देखा अगर हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, ये देखें, अगर हमारी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। इसी तरीके से हमारे इस क्वेश्चन में जो वैल्यू आ रही है वो एफ की कितनी है, -15 सेंटीमीटर। और ये -15 सेंटीमीटर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा गिवन मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को रीड करना है, उसकी वैल्यूज को ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू हमारी मैग्निफिकेशन की है, कौन सी इमेज डिस्टेंस है, और कौन हमारी उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। देन हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करके वैल्यूज को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग एंड रीजन फॉर यूजिंग इट। रीजन बताना है कि कौन सा मिरर इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा सोलर फर्नांसे है उसमें हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। जो सनलाइट की रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ट करके क्या बनाता है, सोलर फर्नांसे बनाता है। इसी तरीके से जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है व्हीकल में, वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का, जिसकी मदद से क्या होगा, जो हमारी चीजें हैं वो डाइवर्स होकर के, यानी वाइडर व्यू का हम एरिया एक छोटे से पॉइंट पर देख सकते हैं। तो इसका रीजन हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के यूजेस के पॉइंट को लिख करके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। An object 4 centimeter high is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. Find the position of the image. हमें क्या फाइंड करनी है, इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मिरर देखेंगे, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर बोला गया है। अब इस कॉनकेव मिरर में हमें क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर, और हमें यू की वैल्यू दे रखी है -6 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों रखा गया है, क्योंकि हमें पता है यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। एंड फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो भी कितनी होगी, -12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, वी की वैल्यू। तो देखो, मिरर फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f। अब जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज गिवन है हम उनको पुट करेंगे।
अब हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूलेज में अपनी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। तो देखो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, v यानी इमेज की डिस्टेंस। तो हमारे पास जो मिरर फॉर्मूला है वो है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू में 1/f। 1/v को यही रहने देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/f माइनस का 1/u। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें, माइनस का 12 माइनस u की वैल्यू कितनी हो गई, -6। देन 1/v इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/12 प्लस 1/6। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू में 12 माइनस 1 प्लस का 2। देन 1/v इज इक्वल्स टू में 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। यानी जो हमारी इमेज की पोजीशन होगी वो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 12 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। तो यहाँ पर होते हैं, अब देखो एक चीज और कि जो हमारी v की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है। क्योंकि v हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक ही सिंपल केस ऐसे था जिसमें इमेज कहाँ बन रही थी, बिहाइंड द मिरर। और वही इमेज कौन सी थी, हमारी वर्चुअल इमेज भी थी। तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बारे में समझा, मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा। यानी जो हमारा मिरर से रिलेटेड पार्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर फिनिश होता है। इसके अगर हम समराइज करें आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो देखो आज के लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन देखी कॉनकेव मिरर की, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, और साथ ही साथ उसके यूजेस देखे कि कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज करते हैं। देन हमने अगेन इमेज फॉर्मेशन देखी, लेकिन किसकी में, कॉन्वेक्स मिरर में, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड इट्स यूज। जो हमारा कॉनकेव मिरर है उसका जो एक्सेप्शन का या इम्पोर्टेंट केस था जिसमें हमारी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, वो इम्पोर्टेंट इमेज है एग्जाम रिगार्डिंग, तो उसको अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन के बारे में कि साइन कन्वेंशन क्या है, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई मिरर है उसमें अगर हाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव होती है तो उसे पॉजिटिव लेते हैं, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो होती है तो नेगेटिव लेते हैं। अगर हमारी डिस्टेंस इधर की लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होती है तो वो हमारी नेगेटिव कंसिडर होती है, और अगर पॉजिटिव होगी तो वो कहाँ होगी, राइट साइड ऑफ द मिरर होगी। इसी के साथ-साथ हमने यहाँ पे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के बारे में देखा कि जो मैग्निफिकेशन होता है स्फेरिकल मिरर का उसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जो बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के बराबर। यानी इमेज का डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का रेशियो भी हमें क्या देता है, मैग्निफिकेशन देता है। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ चीजें और देखी कि अगर हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, और अगर हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हमारा कॉनकेव मिरर होता है। इसी के साथ हमने प्लेन मिरर के मैग्निफिकेशन के बारे में देखा कि जो प्लेन मिरर है उसका मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है। इसका रीजन ये है कि +1 ये इंडिकेट करेगा कि इमेज हमारी वर्चुअल होगी, और 1 ये इंडिकेट करेगा कि वो हमारा जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर m की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और 1 से छोटी है तो हमारा जो इमेज वो मिरर होगा वो होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। वहीं अगर हमारी m की वैल्यू पॉजिटिव भी है और 1 से बड़ी है तो हमारा जो मिरर होगा वो कॉनकेव मिरर होगा। एंड लास्ट अगर m की वैल्यू हमारी नेगेटिव है तो इमेज भी क्या होगी, हमारी कॉनकेव मिरर के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये हो गया ओवरऑल लेक्चर की समरी। नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।